हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अल्टीमेटली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करना है वही सब है। तो इन सब चीज़ों को हम कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे। और प्रॉब्लम्स जो है जनरली जेई मेंस लेवल से ज़्यादा ऊपर की ही होंगी। एंड एज वी ग्रेजुअली प्रोग्रेस मैं एडवांस लेवल के इलस्ट्रेशंस लूँगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन वन से। तो क्वेश्चन वन बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल बी एंड बोथ द वेजेस आर फिक्स्ड एंड अज्यूम नो रोटेशन। तो क्लियरली इसमें कोई मासेस वगैरह नहीं है, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन। इसमें हमें ये गिवन है कि ये जो वेज है, बस ये वेज नीचे की तरफ ए से एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है, और हमसे पूछा है कि ये जो बॉल बी है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब इस केस में जहाँ पे मोशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मुझे पता नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो बॉल बी है इसके दो टाइप के एक्सेलरेशंस हैं। लेट से कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, और क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ईजी लग रहा है तो मैं A1 इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ और A2 ऊपर की तरफ मान लेता हूँ। हो सकता है नीचे की तरफ भी हो, वो अपने आप एडजस्ट होके आ जाएगा। ठीक है। अब दो चीज़ें मुझे पता है कि ना तो इस नॉर्मल के अलोंग कोई इस डायरेक्शन में मोशन होगा बॉल का, क्योंकि बॉल इस वेज के अंदर घुस नहीं सकती, और ना इसके अलोंग होगा, राइट। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये ए है, तो अगर मैं ये इसको इस एक्सेलरेशन ए का ये वाला कंपोनेंट ले लूँ, तो मुझे ये पता है कि ये एंगल अल्फ़ा वन है, तो ये भी एंगल अल्फ़ा वन होगा। तो आई नो कि इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज़ ए कॉस ऑफ अल्फ़ा वन। एंड इससे मुझे ये पता चलता है कि जो ए वन है ये तो ए कॉस अल्फ़ा वन के बराबर ही होगा, राइट। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ क्लियर पता चल रही है कि ए वन जो है दैट इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा वन, क्योंकि जैसा मैंने बोला इसके अलोंग ये बॉल भी ए में नहीं जा सकता। अब ए टू कैसे करें? ए टू के लिए हम दूसरे कंस्ट्रेंट का अप्लाई करते हैं इस लोकेशन पर, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसे गिवन है, ठीक है। ये जो बॉल है, इस बॉल का एक तो मुझे पता चल गया कि इस डायरेक्शन में ए वन है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ए टू है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि रिजॉल्व कर लेता हूँ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है। तो इस लाइन के अलोंग मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। अब ओके, तो अब ये वाले इंक्लाइन का जो एंगल है वो अल्फा टू दे रखा है। तो अगर ये एंगल अल्फा टू है तो ऑब्वियसली अगर मैं ये देखूँ तो ये एंगल अल्फा टू है, सो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा टू। तो यहाँ पे जो आपका कॉम्पोनेंट आएगा दैट इज ए वन साइन ऑफ अल्फा टू, ठीक है। ए वन साइन ऑफ अल्फा टू, और इस डायरेक्शन में जो ए टू का कंपोनेंट आएगा, ये अल्फा टू है, ये 90 माइनस अल्फा टू, तो ये अल्फा टू हो गया। तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा ए टू कॉज ऑफ अल्फा टू। और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ए वन साइन अल्फा टू इज इक्वल टू ए टू कॉस अल्फा टू, ठीक है। और ए वन की वैल्यू मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ए कॉस अल्फा वन साइन अल्फा टू अपॉन कॉस अल्फा टू, ये ए टू आ गया। अब बेसिकली जो मेरा नेट एक्सेलरेशन होगा दैट इज नथिंग बट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। दिस इज ए नेट। अब इस ए नेट को अगर मैं निकालूं तो बेसिकली मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर, इसको मैं टैन अल्फा टू लिख लेता हूँ, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वन टैन स्क्वायर अल्फा टू, ठीक है, प्लस ए वन स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वन, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो कॉस को ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वन कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, तो ए कॉस अल्फा वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा टू, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट सीकेंड स्क्वायर अल्फा टू। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया ए कॉस अल्फा वन सीकेंड ऑफ अल्फा टू, दिस इक्वल्स ए कॉस अल्फा वन अपॉन कॉस ऑफ अल्फा टू। दिस इज माई ए नेट, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कंस्ट्रेंट का एप्लीकेशन था और कुछ ज़्यादा नहीं था। देखने में क्वेश्चन काफ़ी इंटिमिडेटिंग लग रहा है, बट इतना कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को।
सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली बोल रहा है कि एक वेज है ये, और 5 kg का स्फेरिकल बॉल है, ये जो स्फेरिकल बॉल है दैट इक्वल्स 5 kg उसका मास, और एक ये दूसरा एक प्लेटफॉर्म टाइप का है विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज। तो इक्विलिब्रियम में गिवन है सिस्टम, सो इट इज आस्किंग फाइंड द नॉर्मल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, दिस इज अ फेयरली सिंपल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाला है जिससे हमें थोड़ा एंगल्स बनाने में कंफर्ट आ जाए, और इक्विलिब्रियम का एक प्रॉब्लम है तो इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बॉल का एफबीडी बनाना है। तो बॉल का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, देखना ये बॉल है, ठीक है, और ये कुछ इंक्लाइन से एंगल है, ये बॉल है। बॉल पे अगर आप फोर्सेस देखो तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक यहाँ से N1 लग रहा है, ठीक है, एक mg तो नीचे लग ही रहा है, और एक जो है ना इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक ऐसे एक N2 भी लग रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो। तो बारी बारी से करते हैं। पहले बॉल पे जो ये वाला फोर्स यहाँ से लग रहा है N1, ठीक है, N1 जो है ये, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँगा तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ, विच इज़ नथिंग बट N1 साइन 45 डिग्रीज, और यहाँ N2 साइन N1 कॉस 45 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले जो यहाँ से एक लग रहा होगा उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसको अगर मैं रिजॉल्व करूँगा तो ऐसे आ जाएगा, एक यहाँ लग रहा होगा, ऑब्वियसली ये सेंटर पे लग रहा होगा, मैं नीचे दिखा रहा हूँ इसको, N2 साइन 30, एंड ऊपर की तरफ इसमें लग रहा होगा, हाँ ऊपर की तरफ इसमें ये लग रहा होगा N2 cos 30। ठीक है, और एक यहाँ पे 5g का फोर्स लग रहा है नीचे। तो अगर मैं इनको बैलेंस आउट करके चेक करूँ तो मेरे पास इक्वेशंस क्या आएगी कि N1 हॉरिजॉन्टल में N1 sin 45 विच इज़ N1 by रूट 2 हैज़ टू बी इक्वल टू N2 sin 30 विच इज़ N2 by 2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया N1 इज़ नथिंग बट N2 by रूट 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन मुझे बोल रही है कि N1 cos 45 विच इज़ N1 अपॉन रूट 2, ठीक है, N1 अपॉन रूट 2 प्लस 50 इज इक्वल टू N2 इंटू रूट 3 अपॉन 2। ये सेकेंड इक्वेशन। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, N1 बाय रूट 2। देखो N1 बाय रूट 2 N2 बाय 2 है, तो ये बेसिकली इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 50 इज इक्वल टू N2 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ से N2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगी 100 अपॉन रूट 3 माइनस 1, और इसी वैल्यू को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो N1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज N2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज 100 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो ये हमारे आंसर्स। ठीक है, दिस वाज अ सिंपल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। ओके, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। क्वेश्चन 3, objects A and B each of mass m are connected by a light and extensible cord. They are constrained to move on a frictionless ring in a vertical plane. As shown, the objects are released from rest at the positions shown. The tension in the cord just after the releases. So basically एक vertical plane में circular motion हो रहा है यहाँ पे, और point object A and point object B of masses m यहाँ पे है, और आपस में ये एक string से connected है। तो वो पूछ रहे हैं कि जैसे ही मैं सिस्टम को रिलीज करूँगा तो टेंशन बताओ कॉर्ड में। सो द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जैसे ही मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा तो ए जो है वो इस डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करेगा और बी इस डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट दिस इज अ कॉर्ड विच इज इनएक्सटेंसिबल। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा अलोंग द कॉर्ड उसके कॉम्पोनेंट्स इक्वल होंगे, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो पहले ए का एफबीडी बना लेते हैं। ए के एफबीडी में अगर मैं देखूं तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल में मेरे, और ये एंगल जो है ये 90 है एंड दिस इज रेडियस, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, या ये एंगल्स 45 डिग्रीज है सारे। ठीक है, तो अगर 45 डिग्रीज हैं तो मैं बोल देता हूँ कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज T cos 45, राइट। सो यहाँ पे इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज T cos 45,
और एक इस पे वर्टिकल mg लग रहा होगा और एक इस पे ऊपर n भी लग रहा होगा और ऑफ कोर्स mg प्लस t साइन 45 भी एक नीचे लगेगा, राइट। बट क्योंकि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब ये एक वर्टिकल सर्कल पे है और स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, तो n जो है वो mg और t प्लस t साइन 45 को बैलेंस कर लेगा। तो जो पार्टिकल a को एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रही है दैट इज ओनली बाय दिस t cos 45 कॉम्पोनेंट। सो t cos 45 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू ma1 और maa बोल लेते हैं इसको, विच मीन्स t बाय रूट 2 इज नथिंग बट maa, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि बॉडी बी को देखते हैं। देखो बॉडी बी जो है, अगेन बॉडी बी नीचे की तरफ जाएगी तो बॉडी बी पे यहाँ mg लग रहा है, ठीक है, यहाँ टेंशन लग रहा है तो उसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा विच इज़ t cos 45 बोल लेते हैं, ठीक है, और एक कंपोनेंट ऑब्वियसली इसका ऊपर आएगा t sin 45। नाउ सिंस बॉडी भी नीचे की तरफ जा रहा है और क्योंकि यहाँ पर फिर से कुछ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा जो इसको बैलेंस कर जाएगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं इस पे लॉ लगा दूँ, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 मेरी क्या हो जाएगी, mg माइनस t बाय रूट 2 इज इक्वल टू ma b। नाउ द पॉइंट इज कि ए और ए बी को रिलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज़ करेंगे। मुझे पता है कि ए अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ए का जो ये कंपोनेंट है विच इज़ ए cos 45 विल बी इक्वल टू ए बी इंटू cos 45 विच मीन्स ए नेट इज इक्वल टू ए बी। तो ए और ए बी को ए मान लेते हैं और इस इक्वेशन को ऐड करके हम जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mg इज इक्वल टू 2ma एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्लियरली जो a आ जाएगा वो आ जाएगा g/2। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास t की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट 2 टाइम्स ma, a इज g/2 विच इज़ नथिंग बट mg/√2। दिस इज माई टेंशन, ये आंसर, ठीक है। Now let's move on to the next question. Next question actually, if two masses m and m are attached to the strings as shown in the figure, if the system is in equilibrium then find tan theta. ये फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ये एंगल क्लियरली 45 डिग्रीज है, ये भी 45 है और ये भी 45 है एंड ऑफ कोर्स ये भी 45 है, बट दिस थीटा इज डिफरेंट फ्रॉम 45, तो राइट। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन NSEP 2007। NSEP जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेटिंग इनटू INPHO, दैट इज इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो क्या करें, आप देखो, ओके फाइन। सो द फर्स्ट थिंग इज लेट अस से कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन मैं ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल होंगे, विच मीन्स T1 cos 45 इज इक्वल टू T2 cos 45, ठीक है, विच मीन्स T1 इज इक्वल टू T2। तो मैं क्या करता हूँ, T1 और T2 को T मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया है, हमने डिफरेंट टेंशंस ली थी बिकॉज ये स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं, बट अल्टीमेटली टर्न्स आउट कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, तो इसीलिए टेंशंस इक्वल आ रही हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इक्वल होंगी, आपको स्टार्टिंग में अनइक्वल मान के ही करना है। इट सो हैपन्स इन दिस प्रॉब्लम कि इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ वर्टिकल फोर्स अगर इस पॉइंट पे लगा दूँ तो मेरे पास आ जाएगा t cos 45 प्लस t cos 45 इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो t cos 45 प्लस t cos 45 इज √2 विच इज √2 t इज mg। तो यहाँ से मेरे पास टेंशन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज mg अपॉन √2, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड इस पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा तो यहाँ पे एसोसिएटेड है। मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो टेंशन है वो t डैश है, ठीक है। सो इसको मैं रिजॉल्व कर लूँ अगर, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज t डैश साइन थीटा एंड दिस इज t डैश कॉस थीटा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक टेंशन इस पॉइंट पे ये t एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट का FBD बनाऊँ तो इस पॉइंट का FBD देखते हैं क्या है। देखो इस पॉइंट का FBD ऐसा होगा कि यहाँ पर
इधर टी डैश कॉस थीटा है, इधर टी डैश साइन थीटा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये टी है तो इस टी की वजह से एक यहाँ पर टी बाय रूट टू आ रहा है ठीक है, और यहाँ पर टी बाय रूट टू आ रहा है, ठीक है। ओके, एंड एक यहाँ पर प्लस कैपिटल एम जी भी आ रहा है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कि टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू टी बाय रूट टू प्लस एम जी, ठीक है, टी बाय रूट टू प्लस एम जी, और टी डैश कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स टी बाय रूट टू। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्लियरली कि जो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस एम जी अपॉन टी बाय रूट टू, ठीक है। और t की जगह अगर मैं एम जी बाय रूट टू रख दूँ तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम जी इंटू रूट टू अपॉन एम जी बाय रूट टू। तो ये रूट टू ऊपर चला जाएगा, यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1 प्लस 2m अपॉन स्मॉल m, ठीक है, 1 प्लस 2m अपॉन स्मॉल m, ये tan थीटा। सो दीज वर द 4 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में मैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज़ करके इस बॉल का एक्सेलरेशन निकाला। दूसरा क्वेश्चन वाज सिंपली एन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमने स्ट्रिंग्स से कनेक्टेड दो बॉडीज़ का कंस्ट्रेंट मोशन देखा जो एक वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में हो रहा है। और चौथे क्वेश्चन में जो कि एक अगेन इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमने ये एंगल निकालने की कोशिश करी यूजिंग इक्विलिब्रियम इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा, और ऐसे ही हम ग्रेजुअली आगे प्रोसीड करेंगे थ्रू इलस्ट्रेशंस। थैंक यू वेरी मच।